आज हम बात करने वाले हैं संभल हिंसा की। वो मंजर सबने देखा, किस तरीके से आग लगाई गई, किस तरीके से हिंसा भड़काई गई, किस तरीके से नारेबाजी वहां पर हुई और उसके बाद एक खुलासे हुए। संभल हिंसा में जब 6 मौतें भी हो गई थी और उसके बाद योगी ने कहा था, सरकार ने कहा था कि जो भी इसके पीछे दोषी होगा यहां पर बख्शा किसी को नहीं जाएगा। चार्जशीट हुई, मुकदमे हुए, तमाम चीजें और अब जांच चल रही है। पहली चार्जशीट सामने आ गई है। आरोपी जो सामने आया उसका कबूलनामा भी आपको हैरान कर देगा। हिंसा की चिंगारी इतनी बड़ी थी कि इसका अंदाजा भी आप नहीं लगा सकते। वो सिर्फ इतना नहीं था कि मस्जिद का सर्वे किया जाना था और वो कोर्ट के आदेश पर हो रहा था, लेकिन वहां पर इस तरीके से ताकीद की गई, इस तरीके से नारेबाजी की गई कि पूरी भीड़ जो है वो भड़क गई और उसके बाद ये हिंसा हुई, सब जला दिया गया। संभल हिंसा की एसआईटी की जांच दी गई थी और एसआईटी ने जांच पूरी कर ली है। सांसद जियाउर रहमान बर्क, सदर विधायक बेटे सुहेल इकबाल समेत 37 आरोपी बनाए गए हैं। जांच में यह भी सामने आया है कि संभल के रहने वाले सारिक साठा ने इस हिंसा को अंजाम दिया था। साठा का संबंध निकला है डी कंपनी, दाऊद इब्राहिम और पाकिस्तान की आईएसआई से। पुलिस की गिरफ्त में आए शारिक साठा गिरोह का गुर्गा है गुलाम। उसने ये कबूलनामा किया है। उसने पूछताछ में यह बताया है कि सारिक साठा दुबई भाग गया था, उसको राजनीतिक संरक्षण था और ये पूरी साजिश उसकी थी कि मस्जिद का सर्वे किसी कीमत पर होने नहीं देना है। और सर्वे के दौरान आपको याद होगा याचिका किसकी थी, उसके बाद कोर्ट ने कहा था कि सर्वे करवाया जाए, सब कुछ विधिवत हो रहा था, लेकिन वहां से आया था आदेश डी कंपनी की तरफ से। यहां पर आकाओं को कोई तो था जो उस टच में था कि सर्वे नहीं होने देना है। कोर्ट का ऑर्डर था, सर्वे नहीं होना देना। फिर उसके बाद क्या नारे लगे थे। बर्क का वो भाषण आपको याद होगा जिसके बारे में कहा जाता कि भीड़ भड़क गई थी और फिर वो तमाम हिंसा कर दी थी, तमाम वो चीज़ें फिक्स थी क्या? क्योंकि सर्वे के दौरान अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन और उसके साथियों की हत्या करने का प्लान का खुलासा भी गुलाम ने किया है कि यह भी प्लान था विष्णु शंकर जैन की हत्या करनी है, जिससे पूरे शहर में देश और पूरे शहर के साथ साथ देश का माहौल बिगड़ जाएगा। इसके बाद आपराधिक घटनाएं जो हैं वो आसानी से की जा सकेंगी। पुलिस जांच में 6 बड़े खुलासे हुए हैं। तो इस बड़े एक्सपोजे पर हम बात करेंगे एक बड़े पैनल से। पहले रिपोर्ट देखिए। संभल हिंसा के करीब 90 दिन के बाद चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। हिंसा की चिंगारी यूपी के संभल में भड़की थी, लेकिन इसकी साजिश दुबई में बैठकर रची गई थी। यूपी के संभल में 24 नवंबर को ही हिंसा से जुड़े 6 मामलों में यूपी पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी कि एसआईटी ने 4400 से ज्यादा पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। संभल के रहने वाले शारिक साठा ने इस हिंसा को अंजाम दिया था। संभल पुलिस को एक अच्छी सफलता हाथ लगी है, जिसमें उस दिन घटना कारित करने वाले जिसने व्यक्ति द्वारा असले प्रोवाइड किए गए थे, जिस व्यक्ति के द्वारा इंस्ट्रक्शन दिए गए थे, जिस व्यक्ति के द्वारा ये हिंसा करवाने के लिए असले भी प्रोवाइड किए गए थे, उस व्यक्ति को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम गुलाम पुत्र मुख्तार है। 23 तारीख को इसने अपने बॉस सारिक साठा से बात की थी। सारिक साठा को यहाँ के किसी स्थानीय व्यक्ति द्वारा बताया गया है कि 24 तारीख की सुबह को सर्वे होगा। सर्वे के समय किसी भी सूरत में वो सर्वे नहीं होने देना है। पूछताछ के दौरान इसके द्वारा ये एडमिट किया गया। शारिक साठा इस समय यूएई में बैठा है, जिसका कनेक्शन अंडरवर्ल्ड डी कंपनी के दाऊद और पाकिस्तान की आईएसआई से है। पुलिस ने इस हिंसा में शारिक साठा के बड़े नेटवर्क का खुलासा किया है। संभल हिंसा की पूरी साजिश दुबई में रची गई थी। संभल पुलिस ने इस हिंसा में शामिल एक बड़े अपराधी गुलाम शाह को गिरफ्तार किया है। जांच में यह बात भी सामने आई है कि गुलाम शाह का सांसद जियाउर रहमान से करीबी कनेक्शन है। एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया कि शारिक साठा को संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क का संरक्षण मिला हुआ था। पुलिस ने इसके बाद गुलाम को गिरफ्तार किया, जो इस हिंसा में एक मास्टरमाइंड था। पुलिस ने गुलाम से विदेशी पिस्टल और कारतूस बरामद किए हैं। इसके अलावा बताया जा रहा है कि साठा के वकील विष्णु शंकर जैन की हत्या की साजिश भी रची गई थी। पुलिस की जांच में यह भी सामने आया है कि हिंसा में मारे गए स्थानीय लड़कों के पीछे भी शारिक साठा की बड़ी साजिश थी।
संभल हिंसा का मास्टरमाइंड सारिक साठा, जो इस समय यूएई में बैठा हुआ है, उसे भी भारत लाने की कोशिश अब तेज कर दी जाएगी। संभल हिंसा में पाकिस्तान और अमेरिका में बनी कारतूस भी बरामद किए गए, जो हिंसा में बाहरी लोगों के शामिल होने का सबूत है। आरोपियों में बर्क और इकबाल सहित 37 लोग नामजद शामिल हैं। संभल हिंसा को लेकर जमकर राजनीति की गई। इस राजनीति के जरिए राज्य सरकार को घेरने की कोशिश की गई और अब जो सच्चाई सामने आई है उससे यह साबित होता है कि वोट बैंक और कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की साजिश की गई थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा था कि संभल के दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। वहां का माहौल इतना तनावपूर्ण किसने बनाया था? ये पत्थरबाज कौन थे? एक भी गिरफ्तारी बिना साक्ष्य के नहीं हो रही है। और याद रखना, जिसने पत्थरबाजी की होगी, जिसने माहौल खराब किया होगा, उसमें एक भी बचने वाला भी नहीं है। यूपी पुलिस की एसआईटी टीम ने जो रिपोर्ट सौंपी है उससे साबित होता है कि संभल हिंसा का असली मास्टरमाइंड कौन है। और जिस तेजी से यूपी पुलिस और एसआईटी जांच कर रही है उससे यह भी साफ है कि वो दिन दूर नहीं जब संभल हिंसा के असली आरोपी सलाखों के पीछे होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो उसने गुनाह कबूल लिया है और कहा है कि यहाँ तो इतना भर नहीं था जितना वो सदन में जो उस वक्त सेशन चल रहा था, तो मुख्यमंत्री कह रहे थे कि एक एक व्यक्ति जिसने वहाँ पर पत्थर बरसाया है, वो जो वहाँ पर जो बम बरसाए और जो बोतल फेंकी और तमाम चीज़ें थी, उसे बख्शा नहीं जाएगा। और हिंसा भड़काई किसने? जियाउर रहमान बर्क के ऊपर भी केस है कि उनके ऊपर भी वहाँ पर भड़काऊ भाषण देने का, हालांकि वो कहते हैं वो तो संसद में थे, तमाम उस जगह पर नहीं थे। और यहाँ पर मौजूदा विधायक जो है उनका बेटा है, उसके ऊपर भी केस है। कहा जा रहा है कि इन दोनों की भी आपस में नहीं बनती है। अब ये जो गुलाम है ये जो है काफ़ी करीबी बताया जा रहा है जियाउर रहमान का। तो आखिरकार कनेक्शन क्या है? डी कंपनी कैसे बैठ करके वहाँ सारा मैनेज कर लेती? सारिक साठा वो पहले से ही हिंसा को जो है प्रायोजित करके बैठा था। क्या है, इतनी बड़ी साजिश होती रही और प्रशासन को इसकी खबर क्या उस वक्त नहीं लगी? ये भी एक सवाल उठता है। राजनीतिक आका कौन है? और ये राजनीतिक आका नहीं हो सकते, ये देशद्रोही हैं जो यहाँ पर बैठकर अगर हाथ मिला रहे उन ताकतों से कि यहाँ के चंद मुसलमानों को भड़का करके, संभल में हिंसा करा करके, जिसका इतिहास पुराना रहा है, और एक बार फिर से जो है जला दे देश को। ऐसा हो नहीं पाएगा। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा बीजेपी का पक्ष रखेंगे, प्रवक्ता हमारे साथ हैं। सौरभ दुबे जो कि राजनीतिक विश्लेषक है वो हमारे साथ जुड़ेंगे। एलन राव ऐसे मामलों से डील करने का जिस वक्त दंगे हुए थे और उससे पहले भी बहुत अपना अनुभव रखते हैं, हमारे साथ साझा करेंगे। ये चार्जशीट क्या कहती है 4400 पन्नों की? पूर्व डीसीपी एलन राव। ओम प्रकाश अंबेडकर जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता, वो भी इस वक्त हमारे साथ हैं। हाजी नाजिम खान इस वक्त स्टूडियो से मेरे साथ हैं। आप राजनीतिक विश्लेषक हैं और इन मामलों पर काफ़ी गहरी समझ रखते हैं। कौशल कांत, मेरा सवाल सबसे पहले आपसे है। मैं पूछूंगा किसी पार्टी से सवाल जो कि ये गुलाम जिसके करीबी था, वो उस पार्टी से सांसद या उस पार्टी का हम ये कहते हैं कि नाम, उसके ऊपर मुकदमा भी है संभल हिंसा के दौरान ही भड़काने का से लेकर के। पुलिस का ये कहना है, एसआईटी का ये कहना कि ये अभी एक चार्जशीट है, अभी चार्जशीट का पूरक आना बाकी है, अभी और आएगा, यानी खुलासे बहुत बड़े होंगे। लेकिन मेरे लिए यह है कि सारिक साठा वो दुबई में बैठ के डी कंपनी के साथ, आईएसआई के साथ संभल को प्रायोजित कर देता है। एक तो ये क्या अब सामने जरूर आ रहा है, कौन है राजनीतिक आका? ठीक है, मुख्यमंत्री कह रहे हैं किसी को बख्शा नहीं जाएगा। क्या ये भी तो फेलियर हुआ कि हमें उस वक्त पता ही नहीं लगा कि जब कोर्ट के आदेश पर वहां पर मस्जिद का सर्वे हो रहा था, और अब खुलासा यहां तक गुलाम करता है कि विष्णु शंकर जैन तक को, जो वकील है, उसे मारने तक की साजिश थी। अनम्यूट कीजिए। सचिन, मेरी तरफ से अनम्यूट है, मेरी आवाज आ रही है? ठीक है, बोलिए बोलिए बोलिए। सचिन जी देखिए, सबसे पहले तो ये एक बहुत ही गंभीर मामला है। जो लोग ये कह रहे थे कि केवल सरकार जो है मंदिर मस्जिद की राजनीति करती है, उनके मुंह पे ये तमाचा है कि जिस तरह से चंद लोग देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, कुछ मुसलमानों को भड़का करके उसके ऊपर राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। खासकर उसमें जो राजनीतिक दल हैं
जब हम अपराध पर कार्रवाई करते हैं तो कुछ लोगों को अपराधियों में कोई जात या कोई धर्म नजर आता है, तो यहाँ पे समस्या सामने आती है। आप देखिए, जब आजम खां के ऊपर आप कार्रवाई होती है तो एक पक्ष कहता है कि मुसलमान के ऊपर कार्रवाई हो रही है। जब अतीक पे कार्रवाई होती है तब एक पक्ष कहता है कि मुसलमान के ऊपर कार्रवाई होती है। जब मुख्तार पे कार्रवाई होती है तब एक पक्ष कहता है कि मुख्तार पे कार्रवाई होती है। तो जिन लोगों को अतीक, मुख्तार, आजम खां, इन लोगों में एक धर्म विशेष बदल नजर आता है तो उन्हें अपने चश्मे को बदलना चाहिए। जिस तरह से हम लोग शान से कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता और उसका धर्म कभी बताने की कोशिश नहीं की जाती है उन आकाओं से, उन्हें यह भी सोचना पड़ेगा कि फिर वो अपराधियों में धर्म क्यों ढूंढते हैं, वो क्यों धर्म की राजनीति करने लगते हैं। तो ये जो चार्जशीट है वो ये क्लियर करती है कि वहां पे एक आपराधिक घटना हुई थी। उस आपराधिक घटना के ऊपर जो वहां पर तमंचे बरामद हुए थे, जो गोलियां बरामद हुई थी, जिसको कि पाकिस्तान से बताया गया था, उसके ऊपर कुछ राजनीतिक दल सवाल उठा रहे थे। अब ये उन्हें जवाब देना होगा कि आपराधिक घटना पर भी अगर वो राजनीति करेंगे तो देश कहां जाएगा। अम्बेडकर साहब जी मतलब मैं देखिए, जाहिर सी बात है जो- कि एक वक्त पे किस तरीके का इतिहास रहा है यूपी का और खासतौर से संभल का, 184 मौतें भी मुझको याद आती हैं। लेकिन मैं ये कहता हूं सर, इसे कैसे डिफेंड किया जा सकता है कि ये जो मुख्य आरोपी है शारिक साठा गिरोह का, जो कबूलनामा करता है, एसआईटी जिसको सामने लाती है, वो कहता है कि हिंसा प्रायोजित थी डी कंपनी की, जो भारत में दंगे करवाना चाहती, आईएसआई की साजिश थी, जिसका ये आदेश था। ये गुलाम कहता है आदेश ये उस गिरोह का है। ये आदेश था कि ऐसा है कि संभल में मस्जिद का सर्वे नहीं होना चाहिए, भले दंगे हो जाए, भले कुछ करवा दो। जिसका ये आदेश था कि ऐसा विष्णु शंकर जैन, जिसकी याचिका थी, उसके हत्या तक की साजिश रची जाए। और ये गुलाम सबसे करीबी है जियाउर रहमान बर्क का, जो कि सांसद है पार्टी विशेष यानी कि पार्टी आप का। इसे कैसे डिफेंड किया जा सकता है? ये रिश्ता क्या कहलाता है? ओम प्रकाश जी। हेलो जी हेलो, समझ में आया मेरा सवाल? आवाज नहीं आ रही भाई साहब? ओम प्रकाश अम्बेडकर जी, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। मेरा सवाल आपने सुना? हेलो, वैसे आ रही है, सवाल नहीं आ रहा या आवाज ही नहीं आ रही? अब आ रही है। सवाल मेरा सुना या दोबारा पूछूं? एक बार और कहिए। गुलाम सारिक साठा गिरोह का आदमी, जिससे तमंचे, विदेशी पिस्टल और पाकिस्तानी सब मिला है, वो कहता है विष्णु जैन को मारने की साजिश थी। डी कंपनी सारिक साठा जो दुबई भाग गया था, वो उसका आदेश था संभल में सर्वे नहीं होना चाहिए किसी कीमत पर, भले हिंसा कर दो। फिर सबने देखा कि किस तरीके की तकरीर होती है आपके सांसद के द्वारा, और जिसका नामजद है वो गुलाम अगर सबसे करीबी है तो उस सांसद का है, उस सांसद से करीबी जो समाजवादी पार्टी से। ये रिश्ता क्या कहलाता है? कि जो भी चीजें सर्वे की चल रही हैं वो संविधान के अनुरूप नहीं है, और जो भी आदमी अपराधी है उसके खिलाफ अगर कोई कार्रवाई सरकार करती है तो उस पर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई भी व्यवस्था संविधान के खिलाफ हो वो ठीक नहीं। भाई कोर्ट के ऑर्डर से हो रहा था सर्वे, इसमें संविधान कैसे वो आया कि संविधान के खिलाफ हो रहा है? कोर्ट ने बाकायदा आदेश दिया, कोर्ट का रुख किया गया था कि कोर्ट ने कोई आदेश किया है तो इस संबंध में जो कोर्ट के आदेश हैं, जो कोर्ट के निर्णय हैं, जिस जो लाइन बाय लाइन कोर्ट लिखा है, आप कोर्ट के मंशा के अनुरूप कार्य करिए, लेकिन उसका एक संवैधानिक, एक शांतिप्रिय तरीका होना चाहिए। जो आपराधिक गतिविधियों में लिप्त हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे किसी भी जात का व्यक्ति हो, उसके खिलाफ आप कार्रवाई करें। सर। वहां पर सर्वे हो रहा था, कोर्ट के आदेश के बाद कोर्ट ने कहा था कि आइए जाइए संभल में सर्वे करके आइए। और ऐसा नहीं कि सीधा कोई एक घुस गया था, एएसआई घुस गए थे या कोई घुस गया था। उसके बाद सुनियोजित तरीके से मुसलमानों को भड़काया जाता है कि यहां कोई मंदिर नहीं, और पत्थर मारे जाते हैं और 6 की मौतें हो जाती हैं। करवाता कौन है? वो सारिक साठा, जो कि समाजवादी पार्टी का सबसे करीबी बताया जाता है। ऐसा है, ऐसी बात नहीं कि इस देश में केवल समाजवादी पार्टी में ही सारिक साठा है।
तारिक साठा जैसे भारतीय जनता पार्टी में हजारों लोग हैं, आप उसको देख सकते हैं। लाइए सामने, लेकिन- दोनों मिलके खुलासा करेंगे। संभल तो लेकिन जला ना। अब हम नाम क्या लें, वो तो पुलिस से आप रिकॉर्ड मांग सकते हैं कि कितने आपराधिक प्रवृत्ति के लोग भारतीय जनता पार्टी में। रह गई बात ये कि जो कोर्ट कह रहा है, कोर्ट के आदेश के आलोक में आप कार्रवाई करें, कोई दिक्कत नहीं है। माननीय न्यायालय के आदेश का स्वागत है, लेकिन उसका जो है कार्य करने का जो तरीका है वो शांतिप्रिय ढंग से हो। जो न्यायालय कहता है उसके अनुसार आप कार्रवाई करिए। वहां पर शांति व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। वहां पर मौके पर किसी भी प्रकार की कोई अराजकता का इजाजत कोर्ट नहीं देता है। और उत्तर प्रदेश की सरकार है, भाजपा की सरकार है। आप जो है कोर्ट के आदेश के अनुसार, जो कोर्ट का आदेश है उसके अनुसार आप कार्रवाई करें। कोई भी व्यक्ति हो, अपराधी हो, किसी भी दल में हो, उस पर आप कार्रवाई करिए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई तो बैठा है ना सर, एक सारिक साठा हमारे में है तो कहीं बाकी पार्टियों में इतने सारे होंगे। लेकिन कौशल कांत आप जवाब दीजिए। लेकिन एक मेरा सप्लीमेंट इससे है ना कि बहुत आसानी से कह दिया जाता है। उस दिन ये सिर्फ कह दिया गया था हाजी नाजम खान कि ऐसा है कि मुसलमानों पर हमला, मुसलमानों पर हमला। अब ये कह रहे हैं कि कोर्ट का पालन कीजिए। पालन ही तो करने गए थे, मुसलमानों को भड़काया गया, तुम्हारी मस्जिद तोड़ देंगे, तमाम चीज़ें, और ये है वो है। हेरिटेज मंदिर को लेकर के कोर्ट का ऑर्डर लेकर के गए थे, और फिर उसके बाद मस्जिद से जो चले पत्थर, और फिर वो चले, और उसके बाद देखिए विदेशी पिस्टल और तमाम चीजें जो सामने आती हैं। सिर्फ हिंदू मुसलमान ढूंढा जाता है और फिर वो निकलता है अंडरवर्ल्ड कनेक्शन डॉन। कोई तो है ना यहाँ पर बैठ करके जो मुसलमानों के नाम पर सुपारी लिए बैठा है। भाई देश जला देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, और संभल में दंगा करवाना है और वकील को भी मरवाना है। सचिन जी, हाँ, एक सेकंड आता हूं मैं। हाँ सचिन जी, देखिए जिस तरीके से पहले दिन का सर्वे कितना शांतिपूर्वक हुआ था, इसमें ना कोई ऑब्जेक्शन था, ना कोई पत्थरबाजी थी, ना कोई अफवाह थी। लेकिन जिस तरीके से दूसरी बार जो एकदम सर्वे की टीम पहुंची, तो सर्वे की टीम के साथ कौन लोग थे जो एक धार्मिक नारा लगाकर, वो भी जबकि सेंसिटिव मुद्दा था, सेंसिटिव मुद्दे को लेकर भी फिर भी इस तरीके के उस मोहल्ले में निकलते हैं धार्मिक नारा लगाते हुए, तो ये कौन सा एक रूप था? क्या संविधान इस चीज की परमिशन देता? नहीं देता। लेकिन जिस तरीके से माहौल बिगाड़ने की कोशिश करी गई वहां पर, वहां के जिस तरीके से अभी आपने बताया कि 6 घरों के चिराग बुझ गए हैं, 6 घरों के, बहुत बड़ी बात होती है। अगर किसी के एक घर का भी चिराग बुझ जाता है तो हाजी नाजिम को दुख होता है, चाहे वो हिंदू भाई का हो या मुस्लिम भाई का। अगर किसी के घर का चिराग बुझता है तो हम लोगों को बड़ा दुख होता है। लेकिन 6 घर के चिराग बुझने का मतलब 6 परिवार पूरी तरीके से खत्म हो गए। हो सकता कि उनके 6 परिवार जो है उन्हीं के ऊपर निर्भर रहते हो। लेकिन जिस तरीके से यहां पर घटना घटी गई, बड़ी दुखदायक घटना थी। लेकिन इस एक दुखदायक नहीं, वो चार्जशीट कह रही है कि डी कंपनी बैठ के करा रही थी, आईएसआई प्रायोजित करा था। सारिक साठा वहां पर जो गिरोह वाला था वो तो भागा इसलिए क्योंकि ऐसा है कि उससे पहले उसको राजनीतिक संरक्षण था, वो भाग गया। और उसका गुलाम वो ये बता रहा है कि भैया जिसके पास से पाकिस्तानी तमंचा, पिस्टल, विदेशी, ये सब कुछ मिला है, कि ऐसा है कि वो तो मारना ही था, भड़काना ही था। और वो करीबी किसका है? वो समाजवादी पार्टी के उस सांसद का। हाँ सचिन जी, शायद मुझे लगता है कि जिस तरीके से आपने सवाल करा है, बताया है, तो मुझे लगता है कि भारत की खुफिया विभाग कहीं ना कहीं फेल होती हुई नजर आई है और हमारी सुरक्षा एजेंसियों पे सवालिया निशान लगाया जा रहा है। भाई पाकिस्तान का हो या विदेशी कारतूस या बंदूक आए कैसे भारत के अंदर? और जिस तरीके से अभी खुफिया विभाग की बात मैं कर रहा हूँ, जिस तरीके से दुबई का जिक्र आ रहा है, तो दुबई का जब एक कम्युनिकेशन होता है तो वो कम्युनिकेशन में रिकॉर्ड होता है। तो जब भारत के अंदर कॉल आ रही है तो वो कॉल से पता चलता है कि हाँ देखिए यहां पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश करी जा रही है। लेकिन जिस तरीके से संभल के अंदर घटना घटी गई और बाद में दुबई का नाम दे दिया गया, मैं कहता हूं कि अगर दोषी कोई भी हो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन यह क्या होता है कि एक घर के संभल के अंदर जो 6 चिराग बुझ गए, उनकी जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा। आखिर वो चिराग बुझे कैसे? लेकिन जिस तरीके की घटनाएं सामने आ रही है, जिस तरीके से यहां गुलाम को बताया, पुलिस को पकड़ पकड़ के मार रहे थे, पुलिस तक पे गोली चल रही थी, पुलिस तक पे पत्थर मार रहे थे, आप कह रहे चिराग बुझ के। वो सामने अगर वो कर ही रहा हथियार लेकर के, तो उसमें देखिए संभल हिंसा हुई ना, तो उनको कंडेम कीजिए ना जिसने हिंसा कराई, जो बैठकर तकरीरें कर रहे थे, जो बैठ के लोगों को भड़का रहे थे। सचिन जी देखिए, जांच का विषय था, लेकिन जिस तरीके से रिपोर्ट तैयार करी गई, हम तो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के नेतृत्व में अगर यहां पर जांच पड़ताल होती तो देखिए सबको पता चलता
कि सुप्रीम कोर्ट के नेतृत्व में यह जांच पड़ताल हुई है, लेकिन जिस तरीके से प्रशासन ने जांच पड़ताल करी है, ठीक है, हम धन्यवाद देते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं कि यहां प्रशासन ने जांच पड़ताल में यहां पर गुलाम को पकड़ा, गुलाम का कनेक्शन दुबई से कर दिया गया, तो हम बड़े खुश हैं कि हाँ जी देखिए प्रशासन बड़ा स्ट्रॉन्ग काम कर रहा। लेकिन मैं तो फिर वही कहता हूं कि जिस तरीके से संभल के अंदर घटना घटी, वहां पर 6 चिराग बुझे, ये बहुत ही दुखदाई है। और सचिन जी मैं तो ये कहता हूं कि जिस तरीके से सेंसिटिव मुद्दा था यहाँ पे संभल के अंदर, तो यहाँ पर किसने परमिशन दे दी थी? विष्णु जैन जी के साथ में चलते हुए जो वो धार्मिक नारा लगा रहे थे, उकसा रहे थे लोगों को, उन लोगों को किसने परमिशन दी? उनके खिलाफ भी जांच होनी चाहिए। पाकिस्तानी पिस्तौल से मारेंगे, मतलब पाकिस्तानी पिस्तौल से फिर उनको मारेंगे, फिर उनकी हत्या की साजिश रचेंगे, है ना? कौशल का जवाब दे दीजिए, फिर उसके बाद एलन राव। नहीं, हिसाब तो सबका होगा ना जो देश को जलाएगा। सचिन जी मैंने दोस्त को सुना, उन्होंने कहा सेंसिटिव मुद्दा, कोर्ट का आदेश है, सर्वे के लिए लोग जा रहे हैं, एएसआई की जगह पे कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया केवल धर्म के नाम पे, इसमें सेंसिटिव मुद्दा कहां से आ गया? झूठ बोलते हैं आप, कोर्ट का आदेश है, झूठ बोलते हैं आप झूठ बोल रहे हैं। किन्होंने कब्जा किया? आप झूठ बोलते हैं सर। आप झूठ का बोलते हैं, वो कोर्ट का ऑर्डर लेकर के गए थे। एक सेकंड, आप कोर्ट का ऑर्डर लेकर के गए थे, वो कोर्ट ने भी तो, उन्होंने कोर्ट में भी तथ्य रखे हुए ना भाई। मस्जिद का केस भी तो था ना, ऐसा थोड़ी ना था कि सिर्फ एक कह के चला गया भैया वो सामने वाली मस्जिद है, वो मंदिर है, हम अंदर चले जाते हैं, हाँ जी चले जाओ। और ऐसे तो है नहीं, फैक्ट रखे होंगे ना। उसने कहा था हाँ नहीं ठीक है सर्वे कर लो, और सर्वे में क्या मिला था मैं उस पर अभी जाता ही नहीं। ठीक है, कौशल का अपनी बात पूरी कीजिए, एक दूसरे बीच में कोई नहीं बोले था, फिर उसके बाद एलन सर। तो ये कहना सेंसिटिव मुद्दा, अगर कोई चीज कोर्ट की निगरानी में हो रहा, उसके आदेश हो रहा, तो उसमें सेंसिटिव मुद्दा इनसेंसिटिव मुद्दा कुछ नहीं होता है, कानूनी मुद्दा होता है। और कोई भी उसके सामने आएगा तो पुलिस को जो उचित लगेगा वो करेगा। पत्थर चलेंगे तो गोलियां चलेंगी और लोग मरेंगे, अपराधी मरेंगे अगर पत्थर चलेंगे, क्योंकि पुलिस को भी आत्मरक्षा का अधिकार है, यही संविधान देता। दूसरी चीज, ये कहते हैं धार्मिक नारे लगे थे, जय श्री राम ससुरा हिंदुस्तान में नहीं लगेगा, संबंध में नहीं लगेगा, हरिहर मंदिर में नहीं लगेगा, तो क्या पाकिस्तान में लगेगा, लाहौर में लगेगा, पाकिस्तान में लगा लीजिए ना, हम भी आपके साथ चलते हैं, पाकिस्तान में लगाइए। अरे हम आपके साथ चलते हैं, लगाइए ना धार्मिक नारा। एक मिनट, लेकिन सुन लीजिए, हम ये कहते हैं भारत के अंदर आप धार्मिक नारा लगाएं, मंदिर में लगाएं, भाई घरों में लगाएं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आप मुस्लिम इलाकों में जाकर वहां पर जिस तरीके से बढ़ चढ़ के माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं, अरे भाई सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, मैं बड़े प्यार से सुन रहा हूं आपको। जब आप धार्मिक यात्राएं निकालते हैं भाई, ये बता दीजिए मस्जिदों को क्यों ढक दिया जाता है, लेकिन जब मुस्लिम जुलूस निकलते हैं तो मंदिरों को ढका नहीं जाता, क्योंकि मुस्लिम जानता है कि हमारे हिंदू भाइयों की आस्था है, इसलिए मंदिरों के खिलाफ है, या मंदिर को कभी ढका नहीं जाता। लेकिन आप लोग हमारी मस्जिदों को ढकवाकर वहां पर धार्मिक नारे लगाते और अपशब्द का उपयोग करते हैं। क्या ये बता दीजिए संविधान के अंदर है? क्या आप किसी के धार्मिक स्थल के सामने खड़े होकर इस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग करें? ये बता दीजिए मान्यवर। अब बोलिएगा नहीं, जवाब सुनिएगा। ये बताइए, अगर कोई मस्जिद है तो उसके बगल में जय श्री राम का नारा लगाना बैन है, ये कहां लिखा हुआ है? क्या चमनगंज, बेकनगंज, जाकिर नगर, मुश्ताक नगर, इस्लामाबाद जो भारत में पाया जाता है, उसमें भारत जय श्री राम का नारा कहां से अवैध हो गया, कहां से गलत हो गया? भड़क जाते हैं ना भाई, ओ भाई भड़क जाते हैं, वो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं भड़क जाते हैं। अगर वो कह रहे भड़क जाते हैं, आप कहेंगे जय श्री राम, ये पत्थर उठा लेते हैं, पाकिस्तान का तमंचा ले आते हैं, उनको डिफेंड करने लग जाते हैं, एक पार्टी से जुड़ जाते हैं, भाई भड़क जाते हैं। अरे भाई भड़क, अरे भाई वो कहते हैं हम भड़क जाते हैं आपके जय श्री राम से, उसके बाद फिर हम डी कंपनी से हाथ मिला लेते हैं, फिर उसके बाद हम हिंसा करवा देते हैं, फिर उसके बाद हम ऐसा है कि 6 मरवा देते हैं, फिर उसके बाद हम पार्टी से हाथ मिला लेते हैं, क्योंकि आप जय श्री राम कहलाते हैं उस गली में जाकर के। भारत में रहते हैं, पाकिस्तान में नहीं। कौशल कांत, एक सेकंड, एलन राव साहब, इन सब के साथ क्या होना चाहिए? अभी तो एक चार्जशीट आई है, अभी से तिलमिलाए। सचिन एक 10 सेकंड दे देंगे? अच्छा आता हूं एलन राव साहब, कीजिएगा हिसाब जरा। चार्जशीट में और बहुत कुछ आएगा, एक आएगा अभी। सचिन जी मुझे ये बचेगा बताइए, कोई नहीं, जय श्री राम से भड़केंगे, पत्थर मारेंगे सर, गोली सचिन जी चलाएंगे, ये डी बताइए, कंपनी हाथ में लाएंगे, सब सामने आएंगे और सब देशद्रोही सब बाहर जाएंगे। बोलिए कौशल कांत। सचिन जी सिर्फ ये बताइए, इमामे हिंद का तमगा देते हैं ना इस्लाम राम जी को, तो जय श्री राम का नारा तो मस्जिद में भी लगना चाहिए, क्यों नहीं लगना चाहिए? आप बताओ ना। तो आप लगाइए, इमामे हिंद कहा जाता है ना, आप लगाइए, आपको रोका किसने? आप आइए, आप ही तो कह रहे हैं भाई मस्जिद के अंदर आइए, बिल्कुल आइए, आपको रोका किसने?
भाई लेकिन आपने क्यों जो फिर जिस पत्थर तरीके की चलवाए? बात आप कर रहे हैं आपने ना, अरे जिस सुन लीजिए तरीके से- कौशल जी, जिस अरे तरीके की बात आप अरे कर रहे हैं फिर उस आपको तरीके से मिर्च लग देश रही के है? अंदर सिर्फ और सिर्फ नफरत मिर्च का लग रही है माहौल आपको? पैदा होगा। आपको अरे हम कष्ट हो गंगा रहा है? जमनी क्यों तहजीब भाई वाले कष्ट भाई, होगा? आपको हम गंगा अपने जमुनी गलीच से तहजीब लगाएंगे, खत्म हो जाती आपसे है। प्यार मोहब्बत जब- की बात अरे करेंगे, भाई, लेकिन आप अरे ये क्या कि भाई, मस्जिदों को इस तरीके अरे से आप अजीब बात करते खामोश हैं। करने की बात जब हम करेंगे, ये मेरे मुल्क का साईं बाबा संविधान को अपने नहीं मंदिर में कहता। रख के मेरा पूछ मुल्क का सकते हैं। संविधान कहता है कि जब सब हम अपनी साईं आस्था को बाबा मानो, को अपने सब अपनी मंदिर में आस्था में रख बिल्कुल के निष्ठा मान पूछ रखे। अरे मैं सकते मजहब हैं। इस्लाम को मानने वाला अरे हूँ, मेरे मैं दोस्त, संविधान के अरे तहत हाजी मानता साहब, ये हूँ, बताओ। आर्टिकल 25 हाजी के साहब, अकॉर्डिंग मानता हूँ, हाजी साहब, लेकिन मुझे फिर भी ये आप बताओ। लोगों को बड़ी दिक्कत हाजी होती है। साहब, भाई आपने हाजी कह दिया साहब, मस्जिद मुझे में ये अगर बताओ। धार्मिक नारा लगाना हाजी तो साहब, भाई आइए, हम कहते हैं कि तो आप क्या आइए दिक्कत मस्जिद है? के अंदर, लगाइए ना। लेकिन जिस तरीके तो की बात तो आप फिर कर रहे हैं, अगर कोई भी क्या- अगर मुसलमान क्या- अगर अरे मंदिर आप के बताओ अंदर ना क्या चला गलत जाएगा कर तो रहा है? आप क्या कहेंगे? मंदिर को नहीं, आए बिल्कुल नहीं, पवित्र कुछ कर नहीं दिया। होगा। भाई कुछ मेरा नहीं मजहब होगा। इस्लाम इतना कमजोर बहुत नहीं सारे- है, बहुत मेरा सारे मजहब मेरे इस्लाम दोस्त हैं, इंशाल्लाह इतना बहुत मजबूत सारे है मेरे कि दोस्त वो हैं बिल्कुल जहां जो खड़ा था मंदिर आज जाते वहीं हैं, खड़ा हो, इंशाल्लाह मुस्लिम हमारे हैं, साथ मैं भी क़यामत तक मस्जिद खड़ा जाता रहेगा। हूं। लेकिन आप आप मुझे लोग ये जरा सी बताइए बात ना, करके एकदम आप ऐसा हो इमाम जाता है कि हिंद हाँ का नारा देखिए लगाना सनातन कहाँ से धर्म गलत हो कमजोर हो गया? गया। भाई सनातन धर्म इमाम कमजोर हिंद नहीं का है, नारा लेकिन आप लोग ऐसी बात संबल करते में हैं तो लगाना, मुझे लगता है कि हरिहर सनातन मंदिर को में आप लोग लगाना, कमजोर कर रहे जामा हैं। भाई मस्जिद मस्जिद में में आपको लगाना बड़ी गलत तमन्ना क्यों है, है? बड़ी आस्था अरे है, भाई, तो बात भाई आप करते हैं। आइए मस्जिद के अंदर सचिन जी, नमाज ये- आए तो थे, हम आते लोग तो पढ़ते हैं। हैं, वाली तो आप आप आए करा तो रहे थे, हैं। आते तो हैं। सचिन जी, ये क्या एलन तू-तू एलन मैं राव वाली एलन बात राव कर रहे हैं? एलन राव साहब, एलन राव साहब आए तो थे, आते तो हैं, बड़ा इनवाइट साईं कर रहे हैं बाबा ना। की हम आए पूजा थे, एक करते सेकंड हैं, कौशल खान जी, एक अपने सेकंड मंदिरों में कौशल खान जी, रख एक सेकंड, एक सेकंड, एक सचिन जी, सेकंड। मुझे अरे बोलने अरे का मौका क्या नहीं बोलने दिया जा दीजिए, बोल तो रहे हैं लगातार, आ रहा हूं वापस। Continuous एलन interruption राव हो रहा है, एलन राव ऐसे कोई एलन जी, राव जी। एलन राव साहब, जी 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 जी। बहुत प्यार झलकता है, बहुत मोहब्बत झलकती है, बहुत गंगा जमुना की तहजीब झलकती है ना। और साहब तो हज भी करके आए हुए हैं। मुझे एक बात बताइए, एक शब्द नहीं निकलता, बैठे बैठे घर बैठे जो है डी कंपनी घुस जाती है, कह रहे मस्जिद आइए, मेरे मस्जिद को वो करवा रहे। कौन करवा रहा है साहब? मस्जिद के ऊपर कैसे पहुंच जाते हैं वो जो पत्थर थे, कैसे पहुंच जाते हैं पेट्रोल बम, कैसे पहुंच जाते हैं वो तमंचे? किसी ने पहुंचाए तो किसी ने रिसीव भी तो किए ना, तब नहीं याद जी, आता, तब नहीं याद जी, आता, देखिए- तब ये तहजीब नहीं याद आती। जब पकड़े जाते हैं तभी याद आती है। फिर उसके बाद आखिरी आ जाता है कि फिर देखिए, और पुलिस पे मार रहे थे भैया, पुलिस ने सेल्फ डिफेंड किया, 6 वो हुए संबल इंसा, फिर डिफेंड करते हैं। और लास्ट में अगर कुछ आ जाता, भाई मैं तो बर्क हूं, ऐसा है कि पार्टी विशेष से हूं और मुसलमान सांसद हूं, वहां पर कैसे हिंसा बढ़ेगी? एलन राव साहब। जी सचिन जी, देखिए ये जो इंसिडेंट हुआ था संभल का, बहुत ही खराब इंसिडेंट था। और इसमें जब इन्वेस्टिगेशन में जो सामने आया सचिन जी, देखा आपने, पाकिस्तान का लिंक निकल कर आया है। दाऊद की डी कंपनी ने जो मोटिवेट किया वहां पर, और हमारे देश के जो माननीय जो पार्लियामेंटेरियन है, उनके कोई दोस्त के जानने वाले ने ऐसे हिंसा भड़काई, ऐसी कोई बात चार्जशीट में आई है। 79 मुलजिमों के खिलाफ ये चार्जशीट अभी फाइल हुई है। और ये इनके खिलाफ जो सेक्शंस लगे हैं बड़े ही देशद्रोह के और दूसरे इंजर्ड करने के और दूसरे कई प्रकार के ऐसे एलिगेशंस लगे हैं जिनका अभी ट्रायल होना बाकी है। ये तो एक पहली चार्जशीट, मेन चार्जशीट है। अभी तो सप्लीमेंट्री चार्जशीट आएंगी। बहुत से लोग, करीब 124 या 25 आदमी अभी आइडेंटिफाइड है जो भागे हुए हैं, उनको पकड़ के भी उसकी कार्रवाई होगी। और जितना मेहनत पुलिस ने करके ये चार्जशीट दाखिल की है, करीब 3000 पन्ने की चार्जशीट है, इसमें हर एक आदमी का रोल, क्या रोल किसने किया है, क्या क्या उसका इसमें गलत काम करने में उनका हाथ रहा है, वो सारा एक्सप्लेन किया है विद एविडेंस। और एविडेंस के साथ साथ अब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो इनको जो बोल रहे हैं कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हमें काम करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में तो कहीं ऐसा नहीं लिखा कि आप दंगे भड़काएं और ऐसे पुलिस पे भी पथराव करें। और यहाँ पर मैं आपको याद दिला दूं 2020 की जो ट्रांससेना में जो जमुना पार में जो हुआ था, करावल नगर साइड में जो घटनाएं हुई थी, जहां पर पुलिस के आदमी शहीद हो गए थे। और कितने वहां पर, जैसे आपने बिल्कुल पॉइंट आउट सही किया है, छतों पर पत्थर, ईंट और पेट्रोल बम, पेट्रोल की बोतलें और ये सारी चीज, ये सोडे की बोतलें, ये रखी कैसे जाती हैं, कैसे कौन तैयारी करता है, कौन इनको भड़काता है, कौन क्या करवाना चाहते हैं। वो देखना यह है कि ये जो लोग हैं जो भड़काने की राजनीति करते हैं कि दंगा भड़काओ और उसके ऊपर लाशों पे राजनीति करने की जो नियत करते हैं, वो कभी न कभी उसको एक्सपोज ऐसे ही केसेस में हुआ। नॉट ओनली संभल, जितने भी आप हिस्ट्री में देखेंगे पुराने केसेस जो रॉइट्स हुए हैं, जो हिंदू मुस्लिम के नाम से जो रॉइट्स करते हैं, वो सारे के सारे इन्वेस्टिगेशन हुए हैं। और इन्वेस्टिगेशन के बाद यही पाया गया है
यहाँ पर कोई न कोई आदमी सेल्फ इंटरेस्टेड आदमी जो कि जानबूझकर ये दंगे करवाते हैं, और उसके बाद कितने लोगों की, बेगुनाह लोगों की, जैसे अभी 6 की बता रहे थे, वो बेगुनाह थे बेचारे। मैं समझता हूँ कि वो ऐसे ही बीच में आगे होंगे, लेकिन जब ऐसे दंगे होते हैं तो पुलिस पर पथराव होता है, पुलिस पे गोलियां चलती हैं, पुलिस पे लोग पेट्रोल बम के बोतलें फेंकते हैं, तो पुलिस को अपनी आत्मरक्षा में गोली चलानी पड़ती है। और जब आत्मरक्षा में गोली चलती है तो किसको लगती है? वो गोली नहीं पहचानती कोई हिंदू है, मुसलमान है या कोई और आदमी है। जो भी आदमी वहां पर जो इस पथराव में शामिल होता है, जो उस भीड़ का तंत्र का हिस्सा बनता है, वो अटैक, उसके ऊपर अटैक हो जाता है। तो इसमें ये कोई जानबूझ कर किसी ने किसी को नहीं मारा है। ये इनिशिएट कैसे हुआ, ये बात, सारी बात चार्जशीट में अब आ गई है कि कहां से दंगे शुरू हुए, किसने करवाए, और कहां किससे हाथ आया, किसके वेपन्स बाहर से मिले थे, पाकिस्तानी में वेपन्स कहां से आ गए यहाँ पर। दूसरी बात, ये अभी आगे और चार्जशीट, इसकी इन्वेस्टिगेशन अभी चलेगी, क्योंकि अभी तो 90 डेज में चार्जशीट फाइल करनी होती है, इसलिए उन्होंने मेन चार्जशीट फाइल कर दी है जो आदमी अरेस्टेड थे उनके खिलाफ। अभी जो बाकी आदमी पकड़े जाएंगे धीरे धीरे, आगे तो देखना और ज्यादा इस केस नहीं, में काफी खुलासे राव साहब होंगे। वो कह रहे हैं सरकार की नाकामी है, इंटेलिजेंस की नाकामी है, नहीं, मुख्यमंत्री की इसमें कोई नाकामी है, इंटेलिजेंस पुलिस की की नाकामी नाकामी कोई है, नहीं है। डीसीपी की नाकामी है। हमारे यहाँ पे आओगे, जय श्री राम कहोगे, हम तो पत्थर मारेंगे, हम तो पाकिस्तान की बंदूक तो चलाएंगे। मिल ये तो गलत है ना। मिल गई तो आपने रोकी क्यों नहीं? ये सरकार की जिम्मेदारी है। वैसे हम गंगा और जमुना तहजीब के आदमी। वो कुछ भी करेंगे, इनकी अपनी कोई नागरिकों को कोई जिम्मेवारी नहीं होती है कि ये अपने आपस में देखे कौन आदमी कहां से क्या इलीगल वेपन लेके आ रहा है। एग्जैक्टली इनकी कोई जिम्मेवारी क्यों नहीं हाजिर है। साहब, मुझे एक बात बताइए, ये जिम्मेदारी मतलब ठीक है, एक आम बेचारे मुसलमान को हो गया नमाज पढ़ने के लिए, वो अपना वहां पर तकरीर किसी ने कर दी और कह दिया कि तेरी मस्जिद ये, तेरा ये वो। आपने कहा ना कि इतना कोई हल्का और इतना वो थोड़ा है कि फिर उसको इतना तक भड़का दिया कि वो उस जिसे कहते हैं बहलावे में आ गया कि जिसको जो कमांड कर रहा है देश को जलाने के लिए, वो बैठा है आदमी आईएसआई में, वो बैठा है आदमी पाकिस्तान में, और फिर की जय श्री राम से दिक्कत, और ऊपर वो सब कुछ जो है पूरी साजिश रच रखी थी, 6 लोग मारे जाते। मतलब मुसलमान ये तो कम से कम समझ सकता है ना कि ये जो गुलाम है, ये साठा है, ये फाटा है, जिसके उसमें आ जाते, या उस दिन जो तकरीरें दी जा रही थी, भैया ये सिर्फ बांटने की साजिश है, वो 6 बच जाते। हाँ सचिन जी देखिए, अगर वहां पर सर्वे हो जाता, वापस हो जाता, ठीक हो जाता, आ जाते। ये क्या गैर संवैधानिक, कोर्ट का ऑर्डर ले जा करके वहां पर सर्वे हो रहा है, तो वो गैर संवैधानिक कहां से हो जाता है? और ये मुस्लिम विरोधी कैसे हो जाता है, मस्जिद विरोधी कैसे हो जाता है? हाँ सचिन भाई देखिए, जिस तरीके की बातें यहाँ पर अभी एक पूर्व डीसीपी जी ने कही है, मैं आपको बता दूं, मेरे मुल्क जो है हमेशा संविधान से चलता है। हम लोगों की आस्था संविधान के अंदर, हमसे बेहतर संविधान की विवेचना का नहीं, संविधान की विवेचना का पहला वर्ड पता है क्या? पुलिस कार्रवाई हुई है, जो सबके लिए लिखा हुआ ये भी संविधान वो के राम। अंतर्गत हुई है। हाँ सुन ठीक है, आप इमाम हिंद हाजी कहते साहब, हैं, जी, जो वो अभी राम हाजी है। साहब, और अभी आपने कहा कि उस राम से इतना भड़क गए तो क्या फिर हिंसा तो होगी? नहीं, सुन लीजिए सचिन जी, जो मैंने बात कही थी वो मेरी बात को गलत तरीके से पेश करा जाए। मैंने ये कहा कि धार्मिक नारे वहां पर किसने परमिशन दी थी जब सेंसिटिव मुद्दा था वहां पे? सुन तो लीजिए, अरे सुन तो लीजिए कौशल जी भाई, आपके पेट में बड़ा दर्द होने लगता है भाई जब तुम सच्चाई सुनना ही नहीं चाहते। अगर सच्चाई सुनना नहीं चाहते तो भाई आईना देखना बंद कर दीजिए, क्योंकि आईना देखोगे तो आईने में आपको अपना ही हमशक्ल नजर आएगा, सच्चाई नजर आएगी। अब बात जब यहाँ पे आती है संभल की, मैं ये कहता हूँ संभल के अंदर जो घटना घटी उसका हमें बड़ा दुख है, बड़ी दुखदायी घटना है। एक सेकंड, लेकिन ये बार बार जो बात आ रही है, मैं इनका दुख थोड़ा शेयर कर लूं। कौशल जी, तो सेंसिटिव मुद्दा क्यों था? पहला सवाल। और जय श्री राम जो इमाम हिंद है, उनका नारा आप लोगों को पत्थर मारने पे क्यों मजबूर कर रहा है? इन दो के जवाब दीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए। कौशल जी आपके सवाल का जवाब देता हूं। एक सेकंड हाजी साहब आप जवाब दीजिए, फिर उसके बाद हमारे साथ आगे हैं सौरभ, तो मैं जो है वो उनसे बात करूंगा। सौरभ लेट हो गए आप, कोई बात नहीं। हाजी साहब मैं ये सवाल एक छोटी सी चीज़ है, 2 आपकी ही जो बातें कही उसको मैं कोट करता हूँ। वो ठीक है, वो जांच हो रही है, चार्जशीट आई, उसके बाद सप्लीमेंट्री चार्जशीट आएगी, तारिक साठा और गुलाम, और फिर उसके बाद बर्क और फलाना। मैं इस घटना की निंदा करता हूँ, आपके मुंह से निकलता है, पहले आपके मुंह से ये निकलता है कि ऐसा है कि धार्मिक नारे की इजाज़त किसने दे दी, और उसके बाद ये जो है वो दंगा भड़क गया या हिंसा भड़क गई। हिंसा क्या भड़क गई, पुलिस वालों तक को नहीं छोड़ा गया, पाकिस्तानी तमंचे मारे गए, वो जो भी है वहाँ पर पत्थर इतने सारे थे वो मारे गए, दौड़ा के पीटा गया। आपने कहा भाई अगर बिना परमिशन के, एक तो लेकर के गए थे परमिशन कोर्ट की, नंबर 1 बताइएगा आप, बिना परमिशन के अगर वहाँ मस्जिद वाले एरिया में आप धार्मिक नारे लगाओगे तो भीड़ तो भड़केगी ही। वो धार्मिक नारा था जय श्री राम। आपको जय श्री राम से क्या आपत्ति थी?
हाँ सचिन जी, देखिए हम लोगों को धार्मिक नारे से कोई आपत्ति नहीं है। देखिए जी, ये हमारे हिंदू भाइयों की आस्था है और हम अपने हिंदू भाइयों की आस्था का बड़ा ध्यान रखते हैं। और देखिए मैंने कहा यहाँ सेंसिटिव तो रखा ऊपर से पत्थर मार मार के। लीजिए सचिन जी, आप बात तो सुन लीजिए। मैंने कहा यहाँ सेंसिटिव मुद्दा, आपको पता था कि यहाँ पे जांच पड़ताल होगी, एएसआई की टीम आएगी, तो यहाँ पर सुन लीजिए। अरे सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए कौशल जी भाई, आप लोगों की जो नाकामी है वो तो कम से कम सुन लीजिए। एक एक करके करते हैं सचिन जी, एक एक करके बात करते हैं। गैर संवैधानिक कोर्ट की परमिशन थी और जय श्री राम से जो है वो उसके ऊपर पत्थर मारते, कर हमने ख्याल रखा। आगे हाँ देखिए, कोर्ट की जो परमिशन आई, देखिए हमने हमेशा कोर्ट का सम्मान करा है, चाहे बाबरी मस्जिद का फैसला आया हो या अब जिस तरीके की घटना संभल के अंदर हुई है और जिस तरीके का वहां पे एक आदेश आया कोर्ट की तरफ से, हमने कोर्ट का हमेशा सम्मान करा है। और मैं ये कहता हूं कि वहां पर जब पता था कि हाँ मुस्लिम इलाके के अंदर वहां मस्जिद का सर्वे हो रहा है, तो वहां सबसे पहले प्रशासन को अपने अच्छी तरीके से स्ट्रांग होना चाहिए। गुरुजी, आप तो हज करके आए हैं, मेरे को एक बात बता दीजिए ना। एक सेकंड मैं तो कैमरे की निगरानी में पता करना था कि किसी की छत पे पत्थर तो नहीं है वहां, क्या ड्रोन कैमरे की परमिशन क्या सरकार को नहीं मिली थी? वहां होनी चाहिए थी ड्रोन कैमरे की निगरानी। क्यों होना चाहिए? तो वो ज्यादा शातिर निकला ना, तो वो ज्यादा शातिर निकला ना। मुझे एक सेकंड कौशल खान, एक सेकंड कौशल खान, क्यों ऐसा होना चाहिए? क्यों ऐसा होना चाहिए था? ठीक है, आप भी जा करके देख लेते, कहने की जिम्मेदारी आपकी भी थी, थोड़ी पुलिस की भी थी। एक सेकंड, अब आप रुकिए। पुलिस तो हाजी साहब, एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड। हाजी साहब को बहुत डर लगता है ना कि ऐसा कि ड्रोन से देखा नहीं, पत्थर लगा के रखे हुए थे। ख्याल रखेंगे, जो जय श्री राम कहेगा, हम हिंदू जो है गंगा जमुनी सभ्यता के प्रतीक हैं। ख्याल रखा, पकड़ पकड़ के मारा, पकड़ पकड़ के मारा, दौड़ा दौड़ा के मारा, पुलिस वालों तक को नहीं छोड़ा। ये ख्याल रखा इन्होंने, ये तहजीब की ये बात कर रहे हैं कि जय श्री राम का नारा वहां पर लग गया था। और तकरीर कहां से हो रही थी? साजिश। ये खुलासा हो गया, इन्हीं का अपना साथी गुलाम वहीं रहता था। वो खुलासे में कह रहा है, भाई वो जो साठा था उसने सेटिंग कर रखी थी डी कंपनी से कि मरवाने ही मरवाने हैं। आप कह रहे कि चुपचाप हो जाता, आराम से हो जाता, वो यही तो कह रहा है, करने ही नहीं देना था। वहां सब कुछ सेटिंग की हुई थी सौरभ दुबे, और ये कहते हैं कि आराम से हो जाते, वहां अगर नहीं लगता जय श्री राम तो फिर उसके बाद ये हो जाता। हम तो हिंदुओं का ख्याल रखते हैं, आए थे, इन्होंने रखा ख्याल, ये ख्याल रखने आए थे कोर्ट के ऑर्डर के बाद। ये संविधान मानने की बात करते हैं वहां पर सौरभ दुबे। देखिए कोर्ट की बात हुई, अभी तो ये कह रहे थे कि हमने उस फैसले को माना जो बाबरी मस्जिद पे आया था। कोर्ट का फैसला राम मंदिर के लिए आया था और बाबरी मस्जिद थी नहीं, वो ढांचा था, पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि संविधान को हम मानते हैं और ये मुल्क संविधान से चलता है। तो वहां पर जो सर्वे होने जा रहा था वो तो कोर्ट के आदेश नहीं दिया था ना, कोर्ट ने आदेश। तो हमने और माना भी ना। अब बीच में मत बोलिए, मैं आपके बीच में बोला नहीं बोला ना, इस जरूरी थोड़ी ना आप पूरा वेशभूषा में आए टोपी ओपी लगा के तो बीच में बोलेंगे ही बोलेंगे आप। ये जब कोर्ट ने आदेश दिया, जब वहां पे टीम जा रही है, सर्वे की टीम सर्वे करने के लिए जा रही है, तो वहां पर किसी कोई भारतीय जनता पार्टी के लोग तो जा नहीं रहे थे या कोई किसी संगठन के लोग तो जा नहीं रहे थे। बाकायदे कोर्ट के आदेश पर वहां पर सर्वे की जो टीम है वो सर्वे करने जा रही थी। पुलिस भी नहीं थी, प्रशासन भी आपकी सुरक्षा के लिए वहां पर लगा हुआ था। आप लोगों ने वहां पर क्या किया? अच्छा, सबसे बड़ी बात कि जहां पर ऐसी घटनाएं घटती है, ये संविधान को मानने वाले लोग जो है, क्या संविधान में कहीं लिखा है कि पत्थर इकट्ठा करो? लगातार हमने देखा है कि पत्थर इकट्ठा करने का काम जो घर की छतें हैं उनके ऊपर, और वहां पर जो कृत्य हुआ संभल के अंदर, वहां पर तो इनके पास कारतूस भी जो मिली वो पाकिस्तानी कारतूस थी, बंदूक भी वहां पर थी, हाथ में जो है तलवारें भी थी। मतलब इस तरह का एक क्रिमिनल पूरी एक्टिविटी जो है, और कहीं उन्होंने पुलिस वालों पे ही हमला कर दिया। ये संविधान को लोग मानने वाले लोग कोर्ट के आदेश की अवहेलना करते हैं, कोर्ट के द्वारा बनाई गई जो सर्वे टीम है जो भेजी जाती है उसको जो है उस पे हमला करते हैं, और साथ ही साथ जो प्रशासन, पुलिस प्रशासन है जो इनको सुरक्षा देने के लिए लगा हुआ है, उस पे हमला करते हैं और कहते हैं हम बहुत संविधान को मानते हैं, हम संवैधानिक तरीके से चलते हैं। भाई आप एक बात को समझिए, आज आप कट्टरता को बढ़ावा जो देने का काम लगातार कर रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं आपको बचना पड़ेगा। इसमें सुन लीजिए, नहीं आप झूठ बोलते हैं, तथ्यों के आधार पर बोल रहा हूं, एक भी झूठ नहीं बोला मैं, एक भी झूठ नहीं बोल रहा हूं, सब तथ्यों के आधार पर। अब सुनिए, उसके 15 दिन पहले, अरे चुप रहिए, 15 दिन पहले एक नेता का बयान आया था, उन्होंने क्या कहा था, हिंदुओं को एक आदमी को पकड़ लो, अरे आप बंद कर दीजिए इस तरीके का झूठ बोलना। आप तो 15 दिन पहले बयान दिया था, और उस बयान के आधार पे आपने पैदा मत कीजिए। आप लोग नफरत फैलाते हैं, आप देश के अंदर नफरत फैलाते हैं,
आप नफरत फैलाते हैं, नहीं, आप सब नहीं, शांति से आप बोलिए। आप जो लोग नफरत पत्थर फैलाते फेंक रहे हैं, आप हैं, उनके झूठ साथ बोलते करेंगे हैं आप लोग। अभी मैं आप तो ये संविधान से कह रहे हैं बात करने को। मैं ये कहता हूँ कि नहीं, कोई भी दोषी है उसके खिलाफ आपका सख्त इस से धर्म में एक्शन जो है, होना चाहिए। आप अच्छा, झूठ बोलते हैं, इस तरह आप से झूठ गुमराह बोलते हैं मत ना, करिए, झूठ गुमराह बोलना मत बंद कर करिए, दीजिए। गलत बात आप मत करिए, एक गुमराह कम्युनिटी को मत जिस करिए। तरीके से टारगेट कर आप रहे हैं, माफी बंद मांगिए। कर दीजिए। अरे एक माफी सेकंड मांगिए, हाजी साहब, एक आप सेकंड इस सौरभ, तरीके एक से सेकंड गलत सौरभ, एक बात है ना। सेकंड। एक कम्युनिटी आ गई ना, चाहे किसी भी आ गई समुदाय आ से गई आ आप गई आ चिल्लाने गई से आ सच गई थोड़ी आ बदल गई आ गई जाएगा। आ गई आ गई एक आपके कम्युनिटी आ चिल्लाने गई। से जो एक है ना, सेकंड वो सौरभ सच नहीं दुबे, बदल जाएगा। सौरभ दुबे आ गई, एक कम्युनिटी आ गई। मैं नहीं लेके आया, एलन राव नहीं लेकर के आए, ओम प्रकाश नहीं लेकर के आया, हाजी नाजिम खान, एक कम्युनिटी आ गई ना। पूरी डिबेट बीत गई। वो कम्युनिटी जो हाथ में पत्थर रखे, अगर वो कहें कि वो कम्युनिटी है, वो कम्युनिटी हुई, अपराधी है एलन राव साहब। यहां आ गई कम्युनिटी, फिर ये कह रहे हैं कि सर्वे के लिए, सर्वे अगर हो जाता तो पत्थर पकड़े जाते, तमंचे पकड़े जाते, डी कंपनी पकड़ी जाती, खुलासा हो जाता। और इनको पता था सर्वे नहीं होने देना है। और क्यों? बहुत ही आसान है, संविधान का नाम लेंगे, कम्युनिटी बता देंगे। एक शब्द नहीं निकला हाजी साहब आपके मुंह से कि सबसे पहले पकड़ के लेकर के जाओ। वो मुसलमान ही नहीं है जो पत्थर मार रहा था, जो बंदूक चला रहा था, जो तलवारें मार रहा था वहां पे। हम निंदा करते हैं सर। एलन राव क्या करें ऐसा? जी जी, देखिए सचिन जी, मैं आपको बड़ा स्पष्ट बता दूं कि जो संविधान की बातें करते हैं, कानून की बातें करते हैं, वो कानून को नहीं मानते हैं। जो होनी थी, सर्वे होनी थी, वो कोर्ट के आदेश से होनी थी। इनके शब्दों से मुझे आपत्ति है, आपके शब्दों से। थोड़ी ना बोला सर आपको उन्होंने। सबसे मुझे कोई आपत्ति, मैं तो आपको संविधान की बात बता रहा हूँ। आपको मैं डीसीपी से आपके आपत्ति संविधान है। के बारे में कह रहा हूँ, जो आप संविधान की बात आपका कर तो रहे हो। नाम थोड़ी ले रहे हो। नहीं, सुन लीजिए, अगर आपने संविधान कहा को कि जो मानते हो तो संविधान ऐसी- को नहीं मानने वाली ऐसे इस तरीके illegal की काम बात नहीं आप करोगे कर आप। रहे तो हो। जो वो संविधान को आप मानने वाले- तो मान रहे, आप तो थोड़ा ना कह रहे हैं। और तो भारत के अंदर रहने वाला हर भारतीय संविधान को मानता है, संविधान के अलग अरे नहीं मानता है। ये कोई इस संविधान देश में को संविधान मानता है। का बता दीजिए, शरिया कानून इसी देश के अंदर लागू हुआ। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलटा गया। आप झूठ बोल रहे हैं सावधानों के इस तरीके केस से। में मैं कह रहा हूं शरिया कि कानून भारत चला। के क्या बात रहने कर रहे वाला हैं? हर नागरिक शरिया कानून हर इसी देश में चलता झूठ है। बोलते हैं। आज भी कह इस रहे देश झूठ में बोलते ऐसे हैं। आप लोग मेरे हैं, संविधान की कट्टरवादी तौहीन लोग कर रहे हैं, हैं। जो मेरे देश के संविधान को संविधान नहीं की मानते। तौहीन कर रहे हैं सौरभ देश जी। के संविधान में आप ट्रिपल तलाक संविधान नहीं की है। तौहीन कर रहे हैं। देश माफी के संविधान मांगिए, में ट्रिपल तलाक माफी नहीं मांगिए, था। ये माफी देश मांगिए। के इस तरीके संविधान पर के अंदर ये मेरा बोला मुल्क संविधान से चलता है। आप संविधान की मस्जिदों तौहीन के कर रहे ऊपर हैं। टावर भाई लगाना, शरीयत चोरी की बात करना, कौन करता है? बिजली की हम चोरी लोग नहीं है। शरीयत की बात नहीं बिजली करते, की बात चोरी करते करते हैं, टावर हम लगाते कहते हैं कि हैं। मुल्क बिजली संविधान चोरी से पकड़ी गई आप चलता है। लोगों मेरे की। संविधान कौन सा की संविधान में तौहीन लिखा करते है? हैं। बताइए, मेरे संविधान की आपके तौहीन संविधान में कर लिखा रहे है हैं। ये माफी शरिया मांगिए, कानून इस से तरीके नहीं की बात चलेगा। करिए। ये अरे देश कौन कहता है संविधान कि से ये चलेगा, शरिया कानून से शरिया चल रहा कानून है? से नहीं कौन चलेगा। कह रहा है ये शरिया देश शरिया कानून से कानून चल से नहीं रहा है? हाजी चलेगा। नाजिम ये बकरी देश से संविधान से कहता है चलेगा। कि मेरा और मुल्क संविधान संविधान से चलता ऐसे है। लोगों को जो मेरा पत्थर मुल्क चलाते संविधान हैं से उनकी चलता जगह है। जेल के अंदर लेकिन है, आप जो बार-बार उनकी जगह शरिया जेल के कानून की अंदर बात है। कर रहे हैं, अगर मेरे आप उन लोगों का संविधान की साथ तौहीन देंगे, कर रहे हैं। माफ मेरे करिएगा, संविधान की कानून को तौहीन आपके कर ऊपर भी रहे हैं। कार्रवाई करनी माफी चाहिए। मांगनी माफ चाहिए करिएगा, आपको। आप जैसे माफी लोग अगर मांगिए, माफी मांगिए, पत्थर आप बाजों का मेरे साथ संविधान की देंगे तौहीन करें। तो मैं कहता हूँ सचिन जी, कानून को इनके ऊपर भी इनसे कहिए कार्रवाई माफी करनी चाहिए। मांगिए। मैं मंगवाता हूं मेरा माफी। मुल्क शरियत मैं- की मैं- आप बात माफी करता है। मांगिए, कानून मैं माफी मांगिए उन मेरा लोगों के मुल्क लिए तो संविधान जिन्होंने की निर्दोष ये लोगों माफी को मांगेंगे इस तरह के मेरे हर जगह संविधान हिंसा में की आप तौहीन कर रहे हैं। एक सेकंड, सौरभ जी, आप एक मेरे सेकंड, संविधान एक की सेकंड। तौहीन आप हर कर रहे हैं। जगह हिंसा में माफी पाए मांगिए जाते आप हैं। सुन हाँ मैं मंगवाता हूं ना, मैं मंगवाता हूं माफी, सौरभ से मंगवाता हूं माफी। आपने कहा कि देश संविधान से चलता है, माफी मांगेंगे जब शारिक साठा को आप एक संवैधानिक व्यक्ति बताते। वो भी भारतीय था ना, यहीं रहता था ना, अभी तो कुछ 2-4-5 दिन पहले या परसों तरसों ही भागा ना, जब भी भागा जो कुछ अर्सा पहले। शारिक साठा संवैधानिक था ना, जैसे हाजी नाजिम खान जो है संवैधानिक है। आपने उसको भी संवैधानिक बता दिया, वो भी भारतीय। इसका मतलब अगर वो संवैधानिक था, हाँ, सुन लीजिए सचिन नहीं जी। सुन नहीं बताइए, था कि नहीं था? देखिए अब मेरी बात सुनिए। नहीं वो संवैधानिक मैं था। कह रहा हूं जो देश का गद्दार वो हम लोग तो वो उसके उनको खिलाफ ड्रेस कर रहे हैं ना, वो आपको अरे जो थोड़ा कर रहे दोषी है, थे। उसको सजा मिलनी चाहिए ना सचिन जी। हम तो अरे कह रहे तो हैं, फिर आपको तो जो ड्रेस ही नहीं दोषी कर है, रहे। उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन मैं ये बोलिए कहता हूं, बोलिए बोलिए, शारिक साठा को लटका दो, मैं बोलिए। हाँ, मैं कहता हूं बिल्कुल फांसी पर लटका दीजिए, उसे किसने रोका? हाँ, तो फिर किसने आप रोका? डिफेंड क्यों कर लेकिन रहे मैं हो? तो इतने अरे में तो डिफेंड नहीं कर रहा। अरे मैं मियां अपने तो भारत के, तो फिर आप भड़के मैं क्यों? भारतीय हूं, उसको- अपने भारत से प्यार करता हूं। अगर मैं तौकीर रजा भारत पे बताइए, तौकीर रजा को क्या मानते हैं? अरे छोड़िए ना, अरे एक सेकंड, एक अरे सेकंड सुन लीजिए, अगर सौरभ, तौकीर रजा की सौरभ, बात छोड़िए। करेंगे तो बहुत सारे ऐसे में संत अच्छा, दिखाई अरे देंगे जो छोड़िए, नफरत नहीं, का मैं माहौल वापस, पैदा अरे कर रहे हैं। नहीं, बंद कर छोड़िए, दीजिए मेरे आप। को सचिन मेरे को जी, डिबेट उससे भड़कानी
भटकानी 15 दिन पहले मेरे तौकीर को रजा का भटकानी बयान नहीं था, है। बाकायदा मेरे को बयान दिया कि एक आदमी को पकड़ लो भीड़ में और इतना मारो जब तक वो मर ना जाए। उसका ठीक 15 दिन बाद हिंसा ठीक हुई है, है। हाँ ठीक है, हाँ वो मैं मेरे को सौरभ तो जी, माफी जो- इनको सुन मांगनी लीजिए चाहिए। सौरभ जी, जो ऐसे दोषी है वक्तव्यों पे माफी उसके इनको खिलाफ मांगनी सख्त चाहिए। से सख्त कार्रवाई उसको होनी चाहिए। बचाने क्यों उत्तर लगता है प्रदेश के हाजी अंदर तो नाजिम हमारी खान, योगी जी की सरकार नाजिम है, खान बड़ी पर उसको स्ट्रॉन्ग बचाने सरकार क्यों है। लगता है? नाजिम खान पर उसको बचाने क्यों लगता है कि सचिन जो जी, गैर संवैधानिक काम करता है उसके बचाव में सबसे पहले हाजी नाजिम खान क्यों खड़ा हो जाता है?
सुन लीजिए सचिन जी, हाजी नाजिम खान संविधान के साथ है, भारत के साथ उस है। दिन जो हो रहा था वो सुन तो गैर लीजिए, संवैधानिक मैं था। तो कह रहा हूं कि जो तो उस भारत दिन जो हो रहा था फिर गैर संवैधानिक कैसे था? आज सुन तो लीजिए, मैं तो ये कहता हूं कि दोषी दोषी होता है, अरे चाहे मत वो किसी बताओ भी ना। समुदाय अरे से हो। यार कमाल है। लेकिन जलेबी सचिन मैं जी- खाता नहीं, जलेबी मैं खाता नहीं, ना पसंद है जलेबी, मैं खाता नहीं। सिंपल सचिन सी बात जी- है। मुझे एक अरे सिंपल सी बात है। सचिन मैं जी, तो एक जलेबी तो मैं हमारे सिंपल से भारत पूछ के रहा हूं, कारीगरी उस दिन बनाते गैर हैं, संवैधानिक खानी क्या हो रहा चाहिए भारत था? के अरे कारीगरों ठीक के है ना, आपके। अरे ठीक है ना, मैं डीसीपी में विश्वास नहीं रखता, मैं कोर्ट का आदमी हूं, मैं संविधान का आदमी हूं, ये 4 जुमले रट के आए ना। मेरे को बता दीजिए नाजिम खान साहब, उस दिन जो हो रहा था संभल में कोर्ट के ऑर्डर के बाद, वो गैर संवैधानिक कैसे था, जिस पहली लाइन पे आपने एलन राव को ऑब्जेक्ट किया। बस आप दोनों ही हैं, मैं और किसी को ला भी नहीं रहा, अभी कौशलकांत को भी नहीं लेके आ रहा। मुझे बताइए उस दिन वो गैर संवैधानिक कृत्य कैसे था? हाँ देखिए, जिस तरीके से संभल के अंदर घटना घटी, मैं बार बार कहता हूँ बड़ी दुखदायी घटना थी, ऐसे अरे नहीं होना मेरे को नहीं चाहिए ना आपका नहीं दुख। होनी चाहिए, और भविष्य के अंदर पुलिस कहीं भी नहीं भाई, होनी वो चाहिए। पुलिस दे देगी जस्टिस, मेरे को आपका दुख नहीं चाहिए। हाँ, मेरे को दुख नहीं चाहिए, मैं ये चाहिए, कह रहा हूं माफी मंगवाइए इनसे। जस्टिस चाहिए। माफी तो मैं- आप अरे यार मांगेंगे, सौरभ रुको, माफी सौरभ तो एक आप सेकंड। मांगेंगे क्योंकि आपने मेरे संविधान की तौहीन करी है। वो तुमको माफी तो भटकाएंगे कोई आपको नहीं। मांगनी पड़ेगी। बताइए। उस दिन संविधान की वो तौहीन है। एक सेकंड सौरभ, उस दिन वो गैर संवैधानिक कैसे हो रहा था? वो लोग जो पत्थर मार रहे थे, वो जो है मतलब जो सर्वे कर रहे थे, वो गैर संवैधानिक कैसे था, और जो पत्थर मारे वो संवैधानिक कैसे था आपकी नजर से? हाँ देखिए, जो सर्वे कोर्ट का आदेश आया, एएसआई ने अपने सर्वे किया तो संवैधानिक है। तो मैं हाजी नाजिम इस बात को नहीं कह रहा कि वो गैर संवैधानिक था। मैं तो ये कह रहा हूं कि जहां ये घटना घटी वहां पर हमारे प्रशासन को और वहां के मोहल्ले वालों को अलर्ट रहना चाहिए था। कहीं कोई भी भारी व्यक्ति संभल के अंदर आकर घटना को अंजाम ना दे सके। बस ये तो कहीं ना छत पे कहीं भी तो चढ़ गए। लापरवाही नहीं, हुई नहीं, है भारी ना। व्यक्ति, कहीं ना ठीक कहीं है, लापरवाही संवैधानिक- होने के अच्छा, यार, ठीक कारण है। 6 घरों के चिराग बुझ गए। तो ये बता दीजिए 6 घरों वो का चिराग भारी बुझना व्यक्ति, बहुत बड़ी भारी बात है। व्यक्ति को आपने संभल में कौशलकांत मस्जिद में एक्सेस भी दे दिया, उसको पत्थर भी दे दिए, उसको तमंचे भी दे दिए। वो भारी व्यक्ति, मोहल्ले वाले अलर्ट ही नहीं, उस भारी व्यक्ति को घर में भी घुसा लिया। उस भारी व्यक्ति को पता भी नहीं कौन है, और कह रहे कि क्या कहते हैं, मैं निंदा करता हूं। सचिन, वो बाहरी व्यक्ति कोई और नहीं है, हमारे यहाँ तो बाहरी है कि अंदरूनी है? अरे गुलाम कह रहा अंदरूनी है, सारिक साठा अंदरूनी है, संवैधानिक सारिक साठा। वो देश में कुछ जयचंद हैं जो आस्तीन में सांप की तरह पल रहे हैं, बिजली चोरी करने वाले सांसद हैं जो अपराधियों को संरक्षण देते हैं, और एक पार्टी विशेष जिसको कहते हैं सांप्रदायिक पार्टी, वो उसका समर्थन करती है। इस वजह से ऐसा हो रहा है। मेरे दोस्त कह रहे हैं कि संवैधानिक संवैधानिक, मैं इनसे पूछूंगा कि जब नारे फिर क्यों लगे थे कि अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, क्या आप इस नारे के साथ हैं? गलत इसका है। जवाब दे के जाइएगा। इस तरीके के नारे दूसरा- भारत के अंदर नहीं लगने चाहिए, पर लगे थे नहीं ना? लगने चाहिए। पर लगे थे ना? अगर और लगे हैं, आप जिन्होंने लगाए तो उनको सजा मिलनी चाहिए। भारत के अंदर इस तरीके के हाजी नारे नाजिम- नहीं लगने चाहिए। हाजी नाजिम और फिर अपने भी- भारत के साथ, अपने संविधान के साथ है, क्योंकि हाजी नाजिम आई लव माय इंडिया, बेपनाह मोहब्बत करता है क्या अपने हो रहा है? मुल्क क्यों नहीं वो सड़क पे से। आता? फिर वो ऐसा है कि वो फिलिस्तीन के लिए सड़क पे आ जाता है, वो हमास के लिए सड़क पे आ जाता है, जिसने 79 इजरायलियों को मारा था, वो आप हमास ये के बता साथ तो दीजिए- खड़ा हो जाता है, लेकिन यहां नहीं खड़ा होता कि मेरे संबल को बदनाम ना करो, मेरे हिंदू मुसलमान जी, इकट्ठे रहते उसको बदनाम ना करो। भारत वो का सारिक सुन साठा, लीजिए। वो सारिक साठा के खिलाफ तो नहीं खड़ा था कि इससे सबसे पहले फतवा निकालो, इसको बाहर करो, ये नहीं है मुसलमान। सारिक साठा कैसे जो है वो कम्युनिटी का हो जाता है? हाँ तब तो सचिन, नहीं आता, वो हमास के लिए आ जाता है। सचिन जी देखिए, भारत का हमेशा स्टैंड रहा है कि मजलूमों के साथ खड़ा रहना। हमास देखिए, मजलूम है? सुन तो लीजिए, हमास तो हमास मजलूम के था। साथ नहीं खड़े, फिलिस्तीन के साथ खड़े। हमास के हमास साथ कोई मजलूम नहीं था। खड़ा, हमास के हमास- साथ कोई नहीं खड़ा, फिलिस्तीन के साथ खड़े। गाजा और पट्टी मेरे में हमास सुन जो लीजिए, कर मेरे रहा मुल्क था, के गाजा पूर्व पट्टी वजीर में जो कर आजम रहा था, हमास स्वर्गीय मासूम था। अटल बिहारी वाजपेयी का स्टैंड था, हाँ। जब फिलिस्तीन के नागरिकों अच्छा, के साथ मैं खड़े हुए फिलिस्तीन थे। की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो कह रहा तो हूँ मैं तो गाजा ये- मैं तो पट्टी में फिलिस्तीन की हमास जो बात कर रहा कर था रहा हूँ। मजलूम था, हमास उसके लिए के खड़े साथ होते। कोई नहीं खड़ा हुआ फिलिस्तीन नाजिम के साहब, साथ। भारत का नाजिम साहब, अमन अरे पसंद, हमास भारत के का झंडे आजाद थे, खड़ा हुआ है। बाबूजी नाजिम हमास के साहब। झंडे थे उसमें। नाजिम साहब, मुसलमान यहाँ का निकाल रहा नाजिम था साहब। रैली, हमास के झंडे थे। सचिन शाहीन बाग जब सचिन, हुआ था ना, शाहीन बाग जब हुआ था, वो दिल्ली दंगे में भी गया था सचिन। गलियों में, पकड़ सचिन, पकड़ के 10 किस तरीके से सेकंड रॉ ऑफिसर को क्या किया था। हमास के सचिन, झंडे लगते हैं। हम तो कहते हैं सचिन। कि आखिर भारत के अंदर ये झंडे आ कहां से रहे हैं? सचिन आखिर झंडे आ सचिन। कहां से रहे हैं? ये भी तो जांच का झंडा विषय है। मैंने उठा लिया, झंडा मैंने लहरा दिया, हमास का मैं सचिन। हो गया, लेकिन झंडा आया कहां से? सचिन जी, सचिन। हाजी नाजिम तो अपने तिरंगे में विश्वास रखता है। हाजी नाजिम तिरंगे सचिन। को मैं हाजिम लहराएगा। नाजिम की बात ही नहीं कर रहा, हाँ, मैं तो उन कहता हूं, लोगों भारत की का बात मुसलमान कर रहा हूँ। तिरंगा लहराने हाजिम में नाजिम तो विश्वास मेरे रखता है, साथ बैठे ना, मैं ये कह रहा लहराएगा हूँ, इंशाअल्लाह। मैं हाजिम नाजिम की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ कि वो हाजिम नाजिम
जो कम से कम फिर सचिन। उनके लिए खड़ा भी तो नहीं होता ना, जो खड़ा भी तो नहीं होता ना, ये सचिन, झंडा जो सिर्फ लेकर के आया वो है काफिर। 10 सेकंड। ये जो झंडा लेकर के आया हमास के लिए सचिन। खड़ा हुआ वो है। मेरा मुसलमान क्यों नहीं खड़ा होता संबल में, चाहे सचिन। हिंदू मारा गया हो चाहे मुसलमान मारा गया हो, वो तो नहीं बाहर सचिन। निकलता, वो सिंबॉलिक क्यों हो जाता है फिर? हाँ बोलो कौशल। सचिन, बस 2-3 सवाल। एक तो अभी तक इन्होंने नहीं बताया कि वो सेंसिटिव मुद्दा क्यों था। दूसरा, जय श्री राम धार्मिक नारा क्यों है और उस पे पत्थर क्यों चले। तीसरा, हाजी का मतलब क्या होता है? सिर्फ ये बता के जाइएगा हाजी साहब, बस। हाँ, देखिए आपके हर सवाल का जवाब मैं देता हूँ। देखिए धार्मिक नारा जो बार बार आप कर रहे हैं, देखिए मेरे मजहब इस्लाम के अंदर भी राम जी का नाम आता है, बड़ा अदब करते हैं हम राम जी का जब नाम आता है। तो भाई ठीक है, हर सुन तो मस्जिद लीजिए। में अजान अरे भाई में पेट क्यों में नहीं दर्द होने लेते हो? लगता है आपका, सुनने अच्छा नहीं जी, आप बोलते चाहते। रहिए, हाँ सुन तो लीजिए। आप बोलिए। अरे भाई अगर इकराम और नाम रखा आप जाता है बताओ मुस्लिम तो। में, तो इकराम में राम जी का नाम आ गया, और जब मेरा रमजान अरे चालू भाई, होता है तो रमजान में भी राम जी का नाम आ गया। तो भाई हम तो बड़ा अदब करते हैं, बड़े, तो क्योंकि फिर पत्थर हमारे क्यों अपने चलाए हिंदू भाइयों थे? की तो आस्था बोलो जय है। श्री राम। तो अरे मैं तो क्यों सुन चलाए लीजिए, थे? मैं तो भारत जिंदाबाद बोलूंगा तो भाई। धार्मिक जय नारे श्री में राम। भारत भड़के क्यों? जिंदाबाद कहूंगा। अरे जय श्री राम अरे बोलिए। भारत भड़के जिंदाबाद क्यों? कहूंगा। बोलिए ये जय आप श्री सुन राम। लीजिए, तो यहाँ पे जय श्री धार्मिक राम नारे की पर क्या भड़के होड़ क्यों? लगाने की बात कर रहे हैं आप? सुन तो लीजिए, जय श्री संविधान राम की पे बात भड़के कीजिए, क्यों थे? संविधान के तहत बात कीजिए। हर किसी को यहाँ संविधान के तहत ही तो पूछ अपने रहा हूं। हर उन्होंने रिलीजन ले को दिया। मानने की हाजी साहब, परमिशन सचिन जी, है। ये हाजी संविधान नाजिम अगर लेके अल्लाह हाजी अकबर साहब, कहेगा, हाजी नाजिम को परमिशन है। आप जय श्री राम बोलीजिए, हाजी नाजिम को हाजी कोई का आपत्ति मतलब क्या है भाई? नहीं है। हाजी का मतलब बता दीजिएगा उर्दू का। अरे चलिए ठीक है ना। हाजी अरे का कौशल अर्थ खान साहब, होता है, अरे मैं वो तो जरूर सब बता बता दीजिए। दूंगा भाई, मैं जाता हाजी ही का भी नहीं। नाम, मेरे मेहमान हैं, एक मतलब सेकंड, एक बता सेकंड, दूंगा, और मेरे- आपको कैलाशी का भी मतलब बता दूंगा, सब नहीं, बता मेरे दूंगा। मेरे मेरे मेहमान हैं हाजी साहब, हज करके आए हैं, बहुत अच्छी बात है। हज जो नहीं, है हाजी का अरे, मतलब एक बता सेकंड, दे। एक सेकंड, अरे ठीक है ठीक है। फिर आप भी प्रोफेशन से डॉक्टर रहे हैं, वो सब कुछ रहे हैं, हम उन चीजों में क्यों जाए? अगले हज भी करके आए हैं, कितनी नहीं, पाक नहीं, मैं मुकद्दस है। हाजी एक सेकंड, का एक मतलब सेकंड, मैं पूछ आपसे रहा हूं। सवाल नहीं कर रहा, ये कितनी पाक मुकद्दस जगह, ठीक है हाजी होकर के आए हैं। मेरा ऑब्जेक्शन सिर्फ इतना आता है, जब कोई व्यक्ति ये कहता है, और जाहिर सी बात है अच्छे सच्चे मुसलमान हैं, मेरे साथ बैठे हैं, 5 वक्त का नमाजी हैं, जब कहता है कि एक भड़काऊ नारा, अगर वहाँ पे की परमिशन कैसे होगी, जय श्री राम कह दिया तो भीड़ भड़क गई, तो जब उसको वो जायज़ ठहराता है, और मुसलमान उसके खिलाफ नहीं खड़ा होता, जो ऊपर से खड़े होकर अगर तमंचा पत्थर फेंक रहा है, वो मुसलमान कैसे हो जाता है? उसके लिए कभी वो मुसलमान नहीं खड़ा होता। इसकी थोड़ी सी कोफ्त रहती है। हाँ, कुछ लोग ज़रूर हैं हाजी साहब जैसे, जो कि आते हैं हमारी डिबेट्स में और खुल करके बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। अभी तो चार्जशीट शुरू हुई है, आगे देखिए होगा क्या, क्योंकि एक का हिसाब तो लिया जाएगा ना साहब। जहाँ आप रहते हैं, मैं रहता हूँ, ये भी रहते हैं, वो भी रहते हैं, ऐसे थोड़ा ना कोई भड़का करके आग लगा करके निकल जाएगा और बैठा रहूँगा वहाँ कहीं दुबई में कोई साठा पाठा। सबका हिसाब होगा।